राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल AR क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो में हम BSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी, जिसके पेपर का नाम है आर्चिगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर, उसके यूनिट 3 जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या होता है। सबसे पहले समझना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म नाम क्यों पड़ा। जो जिम्नोस्पर्म वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है जिम्नो, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म मतलब होता है स्पोर या फिर समझिए तो बीज। जिसमें जो बीज होता है वो नग्न होता है या फिर नंगा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म, जिसको हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी पौधे। तो इसके नग्न होने का अर्थ क्या हुआ। जितने भी हम लोग पौधे देखते हैं, जैसे कि आम का हुआ या फिर नींबू का हुआ, उसमें जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं। जैसे आपने आम देखा होगा तो आम के जो बीज होते हैं वो उस फल के अंदर होते हैं, लेकिन जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है उसके जो बीज होते हैं वो शाखाओं पे लगे रहते हैं। मान लीजिए ये कोई पौधा है और इसकी ये शाखा है, तो यहीं पर हमारे बीज लगे हुए रहेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म। आई होप आपको जिम्नोस्पर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है वो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरियोफाइटा, ये जितने भी प्रकार है उससे कैसे अलग है। हमारे पादप जगत को R.H. विटेकर, उन्होंने सन 1969 ईस्वी में 1967 में इन्होंने क्या किया कि जो हमारा प्लांट किंगडम है उसको 5 जगत में बांट दिया, 5 भागों में बांटा, ताकि हम लोग आसानी से पढ़ सकें। तो पादप जगत में सबसे पहले उन्होंने देखा कि ऐसे पौधे जिनकी जो रूट है, स्टेम है और लीफ है उसको हम लोग बांट नहीं सकते, उसका नाम रख दिया थैलोफाइटा। जो आपने BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जितने भी एल्गी थे, फंगी थे, वो सब क्या है, थैलोफाइटा है। ठीक। फिर उन्होंने क्या किया कि अब एक ऐसी कैटेगरी रखी जिसमें जो पौधे होते हैं उसके हम रूट, स्टेम और लीफ को तो देख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सब क्या है, रूट है, स्टेम और लीफ है। लेकिन कुछ पौधे में क्या था कि संवहन मंडल अनुपस्थित था, नहीं पाया जाता था। तो ऐसे पौधे जिनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है उसका नाम उन्होंने रख दिया ब्रायोफाइटा। फॉर एग्जाम्पल रिक्सिया, जिसमें हमने पढ़ा इस वाले सेमेस्टर में हिपैक्टिकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा के बारे में। फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसे पौधे जो रूट, स्टेम और लीफ में तो बढ़ सकते थे, उनके पास वेस्कुलर सिस्टम भी था, किंतु उनमें बीज रहित थे, मतलब उसमें पुष्प में बीज नहीं थे। तो ऐसे पौधे को उन्होंने क्या कर दिया, टेरिडोफाइटा नाम दिया। अब टेरिडोफाइटा से क्या हुआ कि फिर उन्होंने बांटा कि जब वेस्कुलर सिस्टम उस ऐसे पौधे में पाया जाता है, लेकिन उनमें बीज जो होता है कुछ पौधे में नग्न होते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते हैं, या तो बहुत छोटे होंगे, नहीं तो उनपे कवर नहीं होगा, तो उसको नाम रख दिया गया जिम्नोस्पर्म। और कुछ पौधे क्या होते हैं जो बीज होते हैं और फल से ढके हुए होते हैं, उसका नाम रख दिया गया एंजियोस्पर्म। ये वाला हमने 11th में पढ़ा होगा। मैं आपको फिर से रिवाइज करने के लिए आ रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकें। साथ ही में इन सब के बारे में हमें कैरेक्टर भी पता चल गया कि अगर थैलोफाइटा आ जाए कहीं भी तो आप बता देंगे उसमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं होती है। इस तरह हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़े हैं तो इसमें 3 हमें कैरेक्टर प्राप्त हो गए। पहला कि उसको हम लोग रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा हम क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और तीसरा है कि इसमें बीज होते हैं। और चौथा, बीज होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, उसमें कवर नहीं होता, मतलब नेकेड सीड होता है और उसको कवर नहीं किया जाता है। साथ ही में कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखा कि साइकस और पाइनस है। आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या मैं ये जो आपको व्हाइट पेज पे समझाती हूँ वो आपको समझ में आता है? क्या मुझे ऐसे पढ़ाना चाहिए कि मैं सीधे नोट्स ही समझाऊं? तो इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले समझते हैं कि जिम्नोस्पर्म का जो हमारा कैरेक्टर होता है उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक हम बांटते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर में। वेजिटेटिव मतलब जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको छोड़ करके जो भी पार्ट आता है, जैसे कि हमारा आता है रूट, स्टेम और लीफ, तो उसको हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर में रखते हैं। और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इन सबको पढ़ने से पहले से ये समझ लेते हैं कि जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें कितनी स्पीसीज होती हैं और कितने जेनरा होते हैं, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो हमारा जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें 70 जेनरा पाया जाता है, मतलब जीनस होती है, और 725 स्पीसीज होती है।
अब ये जनरा और स्पीसीज क्या होती है, हम हमेशा पढ़ते हैं साइंटिफिक नेम। जैसे सबसे पॉपुलर साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, सेटाइवम, जिसको हम लोग कहते हैं पी, मटर। तो साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट लेटर, जिसे हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, फर्स्ट वर्ड, वो क्या करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और जो सेकंड वाला होता है, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं, वो क्या करता है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। कुछ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीनस कौन सा होगा, स्पीसीज कौन सा होगा। तो एक ट्रिक है, क्या है, जीएस। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं जी के जीएस, नाम सुने हैं बार बार। तो जीएस से समझ लीजिए कि जब भी साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा तो फर्स्ट वाला जो नाम होगा वो क्या होगा, जीनस, और सेकंड वाला नाम स्पीसीज, जीएस। ठीक ठीक इसी प्रकार जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है उसमें क्या होता है, 70 जनरा होते हैं और 725 स्पीसीज होती है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए कि हमारा एक रोज है, कौन सा है, इंडियन रोज। इंडियन रोज, इंडियन रोज समझ लीजिए क्या है, जनरा है, समझने के लिए केवल एग्जाम्पल है। अब इस इंडियन रोज में बहुत सारी क्वालिटी होती है। कुछ होता है रेड रोज, कुछ पिंक रोज, कुछ वाइट रोज। तो ये रोज, जो इंडियन रोज है वो जनरा है, और पिंक रोज, वाइट रोज और रेड रोज है वो क्या होता है, स्पीसीज हो जाएंगी। इसी कारण से 70 जनरा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, जिस कारण से इसका जो संख्या होता है स्पीसीज का वो 725 है। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात की जाए तो रूट वेजिटेटिव पार्ट होता है, स्टेम होता है, और क्या होता है, लीफ होती है, लीफ। ठीक, रूट में अधिकतर जितने भी पौधे होते हैं उसमें सबसे पहला तो लिख दीजिएगा आप, टैप रूट होता है। मूल रोम, मूल जड़ क्या होती है, बचपन से लेकर 55 तक, मतलब जब तक ये पौधा रहता है तब तक उसमें टैप रूट होता है। अब स्टेम की अगर बात की जाए तो स्टेम सबसे पहले तो इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब सीधा होगा। इसके साथ ही ब्रांच्ड होगा, ब्रांच्ड मतलब शाखान्वित होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या है, साइकस। साइकस में जो ब्रांच होता है वो अनब्रांच्ड होता है, मतलब जो स्टेम होता है वो अशाखान्वित होता है। उसको हम लोग दो भागों में बांट नहीं सकते हैं, केवल एक सीधा रहेगा तो वो शाखाएं सीधी ही रहेगी, दो भागों में नहीं बटेगी। कुछ जिम्नोस्पर्म में जो स्टेम होते हैं उसमें मोनोएक्सियल होता है, एक्सिलिक। मोनोएक्सिलिक मतलब जिसमें केवल एक ही जाइलम हो, जाइलम की संख्या केवल वो एक हो, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोजेलिक। और कुछ क्या होता है, वो कुछ फाइक्नोजेलिक होते हैं, फाइक्नोजेलिक मतलब उसमें जो जाइलम की संख्या होती है वो अधिक पाई जाती है। अब समझिए जाइलम का काम होता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट करना। अगर फूड का ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा तो क्या जो पौधे होंगी, जो सेल होगी, वो अधिक ग्रो कर पाएंगी? क्या उसकी लकड़ी जो होगी, वुड जो होगा, लकड़ी, वो क्या मजबूत होगा? नहीं। इसलिए जो जो भी पौधे होते हैं जो मोनोजेलिक होते हैं उनका क्या होता है, वो विरल होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। लेकिन जो फाइनोजेलिक होते हैं वो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, उसकी जो वुड होगी वो हार्ड होगी, हिंदी में कहा जाए तो सघन होगी। ठीक, अब लीफ की बात की जाए तो लीफ जो होता है वो डाइमॉर्फिक होता है, डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक मतलब दो अलग अलग प्रकार की लीफ होगी। मान लीजिए कोई क्या है, मोटी की लीफ है, तो कोई क्या होगी, स्केली लीफ होगी। एक ही पौधे पे दो प्रकार की लीफ को कहा जाता है हम लोग डाइमॉर्फिक, दोनों अलग अलग काम करेंगी। ठीक, इसके साथ ही क्या होता है, जो लीफ होती हैं वो पिनिटली कंपाउंड होती हैं, पिनिटली कंपाउंड। अब पिनिटली कंपाउंड क्या होता है, मान लीजिए ये कोई क्या है, स्टेम है, यहाँ से लीफ निकली हुई है, तो ये इस प्रकार से पाई जाएंगी। लीफ का जो संरचना होगा वो ऐसा होगा, लेकिन जो सिंपल होता है वो सीधे ऐसी होती हैं। पिनिटली कंपाउंड मतलब निडल लाइक शेप होगा और दो भागों में बटी रहेंगी। और साथ ही क्या होता है, निडल होता है, निडल शेप होता है इसका। और लीफ हमेशा ग्रीन ही रहती हैं अधिकतर, क्योंकि क्या करती हैं, ये फूड का निर्माण करती है। चलिए अब नोट्स देखते हैं। मुझे लग रहा है कि केवल वेजिटेटिव कैरेक्टर ही इस वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि बहुत लेंदी हो गया है अभी। जनरल कैरेक्टर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लिविंग जिम्नोस्पर्म आर एवर ग्रीन। जितने भी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। कैसे, ट्री हो सकते हैं और श्रब हो सकते हैं। हर्ब, श्रब और ट्री, ये क्या होते हैं, किसी भी प्लांट के फॉर्म होते हैं। तीन फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हर्ब क्या होता है,
जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे आपने घास इत्यादि देखा होगा, उनका जो हाइट होता है वो जो जमीन है वहां से बस थोड़ी ही दूरी तक रहता है। और जो श्रब होते हैं वो हर्ब और श्रब के बीच का स्टेज होता है, जिसे हम लोग डेकोरेशन के लिए लगाते हैं अधिकतर। तो श्रब वो होते हैं। और ट्री क्या होता है, हम लोग जब भी बचपन में ड्राइंग बनाते थे तो सबसे पहले ट्री से ही स्टार्ट किए थे ड्राइंग बनाना, तो वो कौन नहीं जानता। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें केवल ट्री और श्रब ही पाए जाते हैं, जो कैसे रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। विथ जीरोफिटिक एडेप्टेशन, जीरोफिटिक मतलब मरुस्थलीय, ऐसे पौधे जो कम जल में ही क्या अपना विकास कर लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं जीरोफिटिक प्लांट। तो ये कम पानी में भी अपना काम कर लेते हैं, मतलब उसके लिए अनुकूलित होते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज स्पोरोफिटिक, जो प्लांट बॉडी होता है जिम्नोस्पर्म का वो स्पोरोफिटिक होता है। समझिए स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक, हम बार बार इस वर्ड का यूज करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। ये दोनों किसी भी पौधे के चरण होते हैं, फेज होता है। स्पोरोफिटिक में क्या होता है, ये बीजाणु निर्माण करने वाला फेज होता है, चरण होता है। इसमें क्या होता है, केवल बीजाणुओं का निर्माण होता है, वो भी कैसे, जो हमारी स्पोर मदर सेल होती हैं, मदर सेल से मियोसिस के थ्रू, मियोसिस जिसे हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू हमारे स्पोर का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। और यही बीजाणु बाद में जा करके गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। अब ये गैमेटोफिटिक फेज में क्या होता है, मान लीजिए गैमेटोफाइट का निर्माण हो चुका है, गैमेटोफाइट का इससे स्पोर से निर्माण हुआ। अब ये गैमेटोफाइट क्या करेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, गैमेट बनाएंगे। और गैमेट जो आपस में फ्यूज होकर के, एक मेल रहेगा और दूसरा फीमेल रहेगा, तो आपस में, ये फीमेल है ये मेल है, आपस में फ्यूज करके क्या कर देंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं युग्मनज। तो यहाँ से गैमेट का जो गैमेटोफाइट से गैमेट का फॉर्मेशन और आपस में फ्यूज्ड होकर के एक नए स्पोरोफाइट का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है, हमारा गैमेटोफिटिक फेज कहलाता है। और यहाँ बीजाणुओं का निर्माण होना, म्यूसिस से फिर गैमेटोफाइट का निर्माण होना, इस फेज को हम लोग कहते हैं स्पोरोफिटिक फेज। अब हमेशा याद रखिएगा, ये क्रिया बार बार होती रहती है, एक दूसरे को दोहराते रहते हैं, जिस कारण से इसको भी हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, इससे हम लोग जड़, तना और पत्ते में विभाजित कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए, दीज आर 70 जेनरा, इनके पास 70 जेनरा और 725 स्पीसीज, 725 स्पीसीज पाई जाती हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात की जाए, सबसे पहले इट हैज़ रूट के बारे में, इट हैज़ वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम, इसके पास से टैप रूट, मूल जड़ वाली संरचनाएं बहुत ही आराम से विकसित होती हैं। स्टेम, द स्टेम इज इरेक्ट ब्रांच्ड, जो स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है और ब्रांच्ड होता है, सीधा होता है और क्या होता है, शाखान्वित होता है। लेकिन साइकस में क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है। एंड वुडी, और लकड़ी वाला होता है। इससे पहले जितने भी हमारा टाइडियोफाइट और हमारा ब्रायोफाइटा था वो क्या था, हर्बिशियस था, लेकिन ये क्या है, वुडी है। क्यों ऐसा वुडी है, क्योंकि इसमें वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हो चुका है। सम टाइम एज इन जुमिया इट इज ट्यूबरस, कुछ एक पौधा है जिसका नाम है जुमिया या जमिया, वो क्या होता है, ट्यूबरस होता है। ट्यूबरस मतलब गांठें उसमें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं, द यंग स्टेम हैज अ रिंग ऑफ कोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल, जो नवजात तना होता है उसके पास रिंग मतलब गोल संरचना वाली क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब कोलेटरल मतलब ऐसे वेस्कुलर बंडल जो एक ही त्रिज्या में पाए जाते हैं, मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोलेटरल। ठीक है, अब ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, समझते हैं इसको। ये जो कोलेटरल वेस्कुलर बंडल होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन वेस्कुलर बंडल और दूसरा होता है क्लोज वेस्कुलर बंडल। उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, जो हमारा सबसे पहले क्लोज वाले को समझ लेते हैं। तो ये बीच में क्या है, जो रेड कलर का मैंने अंडरलाइन किया है, वो दोनों भागों को बांटने वाली एक त्रिज्या है। इसमें क्या होता है, एक साइड क्या होता है, एक फ्लोएम होता है और दूसरी साइड जाइलम होता है, जिनका जो द्वार है वो बंद है। लेकिन बीच में ये जो दो लाइन है रेड कलर की, मतलब ये द्वार जो है जो किससे बना है, कैम्बियम से बना है, इसको हम लोग कैम्बियम कहते हैं। तो ये खुला हुआ है जिस कारण से इसका नाम है ओपन, और दोनों साइड अलग अलग फ्लोएम और जाइलम पाया जाता है, मतलब ये दोनों क्या है, एक ही त्रिज्या पे स्थित हैं।
तो इसे कहते हैं ओपन एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल। हमारा जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें ओपन टाइप का क्या पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल पाया जाता है जिम्नो। वेसल्स आर एब्सेंट इन जाइलम। जाइलम में जो वेसल होते हैं वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। जो नलिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। द वुड में बी मोनोएक्जेलिक एज इन साइकस। साइकस में जो वुड होता है वो मोनोएक्जेलिक होता है, मतलब मैंने अभी बताया उसकी लकड़ी क्या होगी, बहुत ही कमजोर होगी और उसमें केवल एक ही, मोनो मतलब एक और जाइलिक मतलब जाइलम होगा। ये कहाँ पाया जाता है, तो साइकस में। और फाइक्नोजेलिक, जो फाइक्नोजेलिक मतलब बहुत सारी जाइलम होगा और जो लकड़ियां होगी वो कठोर होगी, सघन होगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाइनस। ठीक है, एग्जाम्पल है क्या, पाइनस। लीफ स्केयर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम। लीफ स्केयर्स मतलब पत्तियों के दाग। जब किसी स्टेम पर से पत्तियां झड़ जाती हैं, मान लीजिए पत्तियां नीचे गिर गई, तो वहां पर उस स्टेम पर पत्ती के निशान रह जाते हैं कि यहाँ पर लीफ थी पहले। तो वो लोग जो लीफ स्केयर्स होते हैं वो स्टेम पर ही रहते हैं, पाए जाते हैं। लीफ की बात की जाए तो लीफ आर डाइमॉर्फिक। लीफ क्या होता है, डाइमॉर्फिक होता है। डाई मतलब दो और मॉर्फिक मतलब उसका जो मॉर्फिकल स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो दो प्रकार की अलग अलग पत्तियां एक ही पौधे पे पाई जाती है, इसको हम लोग डाइमॉर्फिक कहते हैं। द foliage लीफ आर ग्रीन सिंपल निडल शेप और पिनिटली कंपाउंड। foliage मतलब पत्तियों का समूह, पर्ण समूह जिसको कहा जाता है। तो ये जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं और उसका जो शेप होता है वो सुई के आकार का, आपने सुई देखा होगा, एकदम पतला नुकीला होता है। और साथ ही कैसी होती है, तो पिनिटली कंपाउंड होती है, मैंने स्टार्टिंग ही बताया। लीफ हैव अ थिक क्यूटिकल एंड शुकन स्टोमेटा। क्यूटिकल को हम लोग हिंदी में कहते हैं उपचर्म। ये क्या होता है, एक मोटी बाहरी परत होती है जो क्या करती है, पौधे को प्रोटेक्ट करने का, रक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अगर हम मानव की बात करें तो हमारा जो नेल है, इसे ये जो नेल जिस स्किन से निकला हुआ है, ये क्या हल्का हार्ड है, आप देख सकते होंगे। तो ये बहुत ही हार्ड होता है। तो इसे जो स्किन होती है, स्किन की इस लेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। सुकेन मतलब सिकुड़ा हुआ स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है। जो रंध्र क्या होता है, सिकुड़े हुए होते हैं। इसमें रंध्र का काम ही होता है कि वो क्या करे, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करे और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करे, मतलब आने दे और जाने दे। मोस्ट जिम्नोस्पर्मिक लीफ डू नॉट हैव लेटरल वेन्स। जितने भी जिम्नोस्पर्मिक लीफ होते हैं उसके पास लेटरल वेन नहीं होता है, मतलब केवल मध्य शिराएं होती हैं, साइड साइड की शिराएं नहीं पाई जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिए, मैं जितने भी शब्दों का अर्थ बताती हूँ, जैसे मैंने हेट्रोस्पोरस बताया, तो उसको आप लोग जो भी कॉपी पे आप नोट्स बनाते हो, उस कॉपी की जो आगे वाला पार्ट है, मैंने इसमें तो नहीं रखा है, लेकिन आप इस पे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने हेट्रोस्पोरस बताया, तो आप यहाँ पे छोटे से शब्द में लिख दीजिए हेट्रोस्पोरस और इसका मतलब लिख दीजिए कि दो प्रकार के स्पोर। ठीक, ऐसे क्या होगा कि आप जब भी अपने नोट्स को पढ़ने बैठेंगे तो कुछ कुछ जितने भी क्लिष्ट जो वर्ड होते हैं, हार्ड जो वर्ड होते हैं, वो आपके दिमाग में नहीं उस टाइम आएंगे। लेकिन आपने लिखा होगा तो आप एक बार पढ़ेंगे उसको कि मतलब हेट्रोस्पोरस मतलब क्या होता था, मैम ने क्या बताया था, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जिन जिन शब्दों का हमें अर्थ पता होता है उसका प्रोनाउंसिएशन या फिर उसे याद रखना हमारे लिए आसान होता है। यही कारण है मैं इतना लेंथी वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए और आप एक एक वर्ड का अर्थ समझते जाइए। चाहे वो वाइबा हो या कोई भी पूछे तो आप आसानी से उसे समझा सकते हैं। थैंक यू।